नेचुरल कहानी में स्वागत है। नए फ्रेंड है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अच्छी लगे कहानी तो लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। रीता किचन में जोर जोर से बर्तन पटक रही थी और मन ही मन बड़बड़ा रही थी। पता नहीं कैसे माँ बाप है, हम लोग यहाँ शहर में अपना जीवन इतने कष्ट में बिता रहे हैं ना। रेंट का ना तो भाड़ा दे पा रहे हैं समय पर, ना ही बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना ही राशन पानी हो पा रहा है समय पे। क्या होगा समझ में नहीं आता है। कैसे बूढ़े बूढ़ी हैं गांव में बैठकर ऐश कर रहे हैं। तभी मुकेश को रहा नहीं जाता है। किचन में आकर कहता है, रीता तुम इतना गुस्सा क्यों होती हो? भला तुम्हारे बर्तन को पटकने से घर में पैसे आ जाएंगे क्या? कुछ दिन और हमें समय दे दो, फिर मेरे बिजनेस में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा कि तुम संभाल नहीं पाओगी। बस थोड़ा टाइम लगेगा। हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ। 5 महीने बीत गए हैं, अब तक तो तुम्हारे बिजनेस में एक भी आमदनी नहीं हुई। कुछ दिन और रुक जाने से कौन सी लॉटरी लग जाएगी तुम्हारी। मैं तो कहती हूँ पिताजी से एक बार फिर से बात करो। गांव का सारा जमीन घर बेचकर यहीं शहर आ जाए और उस पैसों से हम लोग एक बड़ा सा मकान ले लेंगे और बड़ा बिजनेस कर लेंगे। फिर हमारे हाथ में पैसे ही पैसे होंगे, पैसे की कोई भी कमी नहीं होगी। रीता, तुम तो जानती हो हमने कई बार मम्मी पापा से बात की, पर वो लोग मानते ही नहीं। वो कहते हैं उन्हें गांव में रहना काफ़ी अच्छा लगता है, वहाँ का हवा पानी सूट करता है उन्हें। अब बार बार बोलना ठीक लगता है क्या? हमें डर लगता है, मैं नहीं बोल पाऊँगा, कहीं वो गुस्सा हो गए तो। मुकेश, मैं कह रही हूँ ना, फ़ोन करने को कौन कह रहा है। एक काम करो, इस बार जब बच्चों की छुट्टी हो जाएगी तो हम सब मिलकर गांव चलेंगे और प्यार से मम्मी पापा को समझाएंगे, फिर देखते हैं वो कैसे नहीं मानते। ठीक है बाबा, लेकिन अभी तो गुस्सा छोड़ दो। तभी रीता मुकेश को हंसते हुए टिफ़िन दे देती है। मुकेश ऑफिस चले जाते हैं। 10 दिन बाद मुकेश, रीता और दोनों बच्चे गांव के लिए निकल जाते हैं। गांव घर पहुंचते ही मुकेश के पिताजी लखन जी, माता सुलोचना जी, जो अपनी सारी जिंदगी किसानी करने में निकाल दी, ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे वो, लेकिन दुनियादारी की बहुत ही ज़्यादा परख थी। बेटे बहू के आने से दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। गांव आते ही रीता का ड्रामा शुरू हो जाता है। हाथ पांव धोकर रसोई में चली जाती है सीधे, क्योंकि गांव में घूंघट लेने की परंपरा थी। तो अपनी सासू माँ को दिखाने के लिए रीता बड़ा सा घूंघट ले लेती है और अपने खेत का चावल दाल और सब्जी, स्वादिष्ट सब्जी बनाती है। साथ में पकौड़े और पापड़ भी तल लेती है। आज तो लखन जी अपना सीना चौड़ा किए गेट पर बैठे थे। तभी तभी सब आते जाते पूछ रहे थे, क्या बात है लखन भाई, आज तो आप बड़े खुश लग रहे हैं, लगता है बेटा बहू आए हुए हैं, साथ में दोनों बच्चे भी आए हैं ना, और दोनों आप पर गए हैं, बिल्कुल डिट्टो आपके तरह शान बान है उसका तो। अरे हाँ हाँ भाई, अब मेरा क्या है यहाँ, मेरा तो उम्र हो चुका है, अब सब कुछ बच्चों को ही तो संभालना है, सारी संपत्ति घर। तभी रीता मन ही मन बड़बड़ाती है, हाँ बुढ़ी, तुझे क्या पता ये तेरा जमीन रहेगा या नहीं, तब तो तेरा पोता संभालेगा। क्या मिट्टी में खेलेगा, यहाँ मिट्टी में काम करेगा सारा जिंदगी? छोड़ दूँ इसे मिट्टी में खेलने, बच्चों को इसी के लिए मैंने पैदा किया था क्या, ताकि जीवन भर मजदूर बनकर रह जाए? तेरे हाथों से ये जमीन निकलने वाले हैं बुढ़े। तभी सुलोचना की ओर, अरे बहू यहाँ खड़ी खड़ी क्या सुन रही है, चलो आंगन में, खेत से हरी सब्जी लाई हूँ तोड़कर, इसमें से जो अच्छी सब्जी है छांट कर अंदर रख लेना, बाकी का बाहर जाकर गाय को दे आना। फिर मन ही मन बड़बड़ाती है रीता, लो अब बुढ़ी भी चालू हो गई, लगता है मैं गाय खिलाने ही आई हूँ गाँव। फिर रीता अपनी सासू माँ के साथ सब्जी अलग करने में लग जाती है बैठकर। तभी शाम का समय था। रीता कहती है, मुकेश और मैं यहाँ ज़्यादा दिन गांव में नहीं रह सकती, तुझे जो करना है जल्दी करो। तूने अभी तक पिताजी से बात क्यों नहीं की? अरे रीता, तुझको भी ना हर काम में हड़बड़ी मची रहती है, रुक जा, आज ही बात करता हूँ मैं। तभी जब लखन जी शाम के समय खेत की देखभाल करके घर आ रहे थे तो मुकेश कहता है, माँ बाबूजी, आप दोनों से हम दोनों को ना कुछ बात करना था, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, आप ठंडे दिमाग से एक बार सोचना। पिताजी देखो, अभी के ज़माने में बच्चों को पढ़ाना बहुत ही ज़रूरी होता है, और वो गांव, इस गांव में अच्छी स्कूल नहीं है तो हमें अब शहर में ही रहना होगा, लेकिन वहाँ हम इतने पैसे नहीं जुटा पा रहे हैं कि बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, वहाँ तक कि किराया भी देना असंभव हो जाता है। तो कृपया करके मेरी मजबूरी को समझिए और गांव की सारी ज़मीन और घर बेच दीजिए। हम सब शहर में जाकर एक बड़ा सा मकान ले लेंगे और एक अच्छी बिजनेस भी खोल लेंगे। माँ पिताजी, आप दोनों बस घर में बैठकर आराम से, रीता
आपकी सेवा करेगी, हर रोज़ देखभाल किया करेगी, समय पर खाना पीना, हर ज़रूरतमंद सामान आपको समय पर मिल जाएगा, सब कुछ करेगी। आप हम सब साथ में मिलकर वहाँ रहेंगे। जो बात सालों से नहीं मना पा रहे थे, प्यार से समझाने पर आज अम्मा और पिताजी बहू बेटे की बात को मान लेते हैं और ज़मीन बेचने की सोच लेते हैं। तभी जब जब घर में सब सो गए थे, रात का समय था, लखन जी को अपनी खेती से बहुत प्यार था। इस समय खेत में मक्के का फसल लगा था, जिसे देखने 2 बार सुबह 2 बार रात को जाया करते थे लखन जी, ताकि कोई फसल ना चर ले। लखन जी दरवाजे खोलते ही मुकेश के कमरे से आवाज़ आती है, सुनो मुकेश, तुमने तो बड़ी आसानी से अम्मा और पिताजी को कह दिया कि वो लोग शहर आकर साथ में रह लेंगे, लेकिन मैं उन्हें ज़्यादा दिन तक अपने साथ नहीं रख सकती। अरे वो तो यहाँ की ज़मीन और घर बेचना था हमें, तो मैं यहाँ आ गई और उन्हें बना बना कर खिला रही हूँ। हमने इनकी देखभाल नहीं कर सकती। ऐसा करो, शहर ले जाकर तुम माँ और पिताजी को वृद्ध आश्रम भेज देना। रीता, तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे माता पिता हैं, कोई अजनबी नहीं, जिन्होंने हमें जन्म दिया, पढ़ाया लिखाया, उन्हें मैं अपने जीते जी वृद्ध आश्रम नहीं भेज सकता। बड़े आए माता पिता का श्रवण बेटा, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो ना, तो मैं जैसा कहती हूँ वैसा करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें और तुम्हारे पिताजी और माता को झूठे केस के जुर्म में जेल भिजवा दूंगी। अरे मेरी डार्लिंग, तुम तो बात ही बात में गुस्सा हो जाती हो। ठीक है, वही होगा जैसा तुम चाहोगी। इतना कुछ सुनते ही लखन जी घबरा जाते हैं और उनकी हिम्मत नहीं होती खेत जाने की। वो जाकर कमरे में बैठ जाते हैं। तभी कहती है उनकी पत्नी, क्या हुआ जी, इतनी उम्र में भी आपको खेत की पड़ी है? कोई आपका फसल लेकर नहीं भाग रहा? दिन भर खेत में ही रहते हैं आप, तो रात को तो आराम कर लिया कीजिए, सो जाइए आराम से। वैसे भी कुछ दिन के बाद ये ज़मीन तो बिक जाएगी, अब आपको खेत जाने की आदत छोड़नी होगी। जी। लखन जी अपनी पत्नी की बात सुनकर इमोशनल हो जाते हैं और दूसरी तरफ करवट लेकर चुपचाप सो जाते हैं। सुबह होते ही लखन जी मौके की तलाश में बैठे थे। अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, चलो आज तुम भी मक्के की फसल देख लो, बहुत दिन से तुम खेत नहीं गई हो। हाँ हाँ जी, ठीक है, चलिए। जब खेत पर पहुंच जाते हैं तो अपने बेटे और बहू की सारी चालाकी धोखेबाजी अपने पत्नी से लखन जी बता देते हैं। सुलोचना जी के होश उड़ जाते हैं ये सब सुनकर। तभी दोनों ने मिलकर फैसला लिया, अच्छा यही रहेगा कि हम ना ये ज़मीन बेचें और ना ही घर। ये तो भगवान का शुक्र है, इस ज़मीन की वजह से ही आज हम लोग बर्बाद होने से बच गए। अगर आप रात में फसल देखने नहीं उठते तो ये राज का राज ही रह जाता। अम्मा और बाबूजी जब घर आते हैं, बेटे और बहू के चेहरे पर खुशी को देख मन ही मन सोचते हैं, कहते हैं, यह तुम्हारे साजिश का आखिरी दिन है बेटा। तभी बहू झट से चाय पानी लेकर अम्मा और पिताजी के सामने हाजिर हो जाती है, लंबा सा घूंघट लिए, और कहती है, पिताजी, आपने गांव वालों से बात कर ली है क्या? हमारा ज़मीन कौन ले रहा है? और ये घर तो करोड़ों की संपत्ति है, ये कौन खरीद रहा है? अरे बहू, तुम लोग चिंता मत करो, अब ये घर बिकने वाली नहीं है। ऐसा क्या हो गया पिताजी? झट से घूंघट उठा के कहती है बहू। मुकेश भी चिल्ला उठता है, अचानक से आपको किसने क्या पढ़ा लिखा दिया जो ज़मीन बेचने से मना कर रहे हैं? देखो, हमें घुमा फिराकर बात करना नहीं आता। बेटा, तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये तो भगवान की कृपा है हम दोनों पर, जो हम तुम्हारे साजिश के शिकार नहीं हुए। तुम दोनों मिलकर अपने माँ और पिताजी को वृद्ध आश्रम भेजने वाले थे ना, तो सोचो मेरे दिल पर क्या बीती होगी। हमारे पास इतनी ज़मीन है जो हमने खुद के दम पर खेती कर काम कर सब खरीदा है संपत्ति। तुम इसे बेचकर हमें बेघर करना चाहते थे, तो तुम भी मेरा फैसला सुन लो। मेरे कमाई का एक भी हिस्सा तुम्हें नहीं देने वाला हूँ, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे, निकल जा मेरे घर से। तभी शर्म के मारे बेटे और बहू का जुबान बंद हो जाता है, पिताजी हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन जो बेटे बहू अपने बूढ़े सास ससुर को इतना दुख और दर्द दे, उसकी संपत्ति हड़पना चाहे, वो भला कैसे इतना जल्दी मान सकता है? दोस्तों, अगर बाद में कभी माफ़ कर दे तो चलता है, लेकिन इतनी जल्दी गुस्सा शांत होने वाला नहीं है। ये दोनों एक ना सुने और बेटे और बहू को घर से बेघर कर दिए। तो ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।